डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फेडरलिज्म के अंतर्गत यूनियन स्टेट रिलेशन पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था फेडरलिज्म एंड इट्स वर्किंग। आज हम लोग पार्ट ए करके हमने बताया था, पार्ट बी करके ये है यूनियन स्टेट रिलेशन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के माध्यम से भारत में एक संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। संघ तथा राज्य दोनों का निर्माण संविधान के द्वारा हुआ है। दोनों को संविधान से ही शक्ति प्राप्त है। संघवाद की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संघ और राज्य दोनों में आपसी सहयोग हो। दुर्गादास बसु के शब्दों में, संघ सरकार की सफलता और दृढ़ता सरकारों के बीच अधिकाधिक सहयोग तथा समन्वय पर निर्भर करती है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संघ तथा राज्य में शक्ति विभाजन के साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों के उचित नियमन की व्यवस्था भी संविधान में कर दी है। हमारे संविधान के 11वें भाग में 19 धाराओं में इन संबंधों का वर्णन किया गया है। संविधान में संघ तथा राज्य सरकारों, संघ तथा राज्यों के आपसी संबंधों का 4 शीर्षकों में विवेचन किया गया है। नंबर 1, केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध। संघ व राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन उन 3 सूचियों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची यूनियन लिस्ट, दूसरा राज्य सूची स्टेट लिस्ट और तीसरे समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का नाम दिया गया है। इन सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। संघ सूची के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के विषय को रखा गया है। इस सूची के सभी विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त है। इस सूची में 97 विषय हैं जिनमें रक्षा, प्रमुख विषय रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध संधि, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक तार, टेलीफोन, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खनिज व नागरिकता आदि। दूसरी सूची जो राज्य सूची है स्टेट लिस्ट, इस सूची में वे विषय रखे गए हैं जो क्षेत्रीय महत्व के हैं। इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को ही प्राप्त है। मूल संविधान में तो 66 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन से इस सूची के 4 विषय शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा तथा नाप तौल राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिए गए हैं। राज्य सूची के कुछ विषय प्रमुख हैं, जैसे पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़कें आदि। तीसरी जो सूची है वो है समवर्ती सूची, जिसको कि हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। इस सूची में वे विषय रखे गए हैं जिनका महत्व स्थानीय व संघीय दोनों दृष्टियों से है। मूल संविधान में 97 विषय थे। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषय थे, लेकिन 42वें संशोधन द्वारा राज्य सूची के 4 विषय और एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में जोड़ा गया। इस सूची के विषयों पर संघ तथा राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस सूची के विषय पर संघ तथा राज्य
व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून यदि परस्पर विरोधी हो तो सामान्यतः संघ का कानून मान्य होगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत फौजदारी विषय तथा प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह और विच्छेद, आर्थिक और सामाजिक योजना, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा आदि आते हैं। इन तीनों के अलावे एक सब्जेक्ट विषय बनाया गया है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट, जिसको कि अवशेष विषय भी हम कह सकते हैं। अनुच्छेद 248 के अनुसार समवर्ती सूची तथा राज्य सूची में उल्लिखित न किए गए विषयों पर संसद को कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। मतलब यह है कि यदि इन तीनों सूचियों में सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में यदि कुछ विषय छूट गए हैं तो उसे अवशेष विषय में रखा गया है और इस पर कानून बनाने का सीधे सीधे अधिकार संसद को है और किसी को नहीं है। इसी को अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। राज्य सूची के विषयों पर शक्ति विभाजन के बाद राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय एकता हेतु राज्य सूची के विषय पर भी कानून निर्माण किया जा सकता है। संसद को ऐसी शक्ति प्रदान करने वाले संविधान के कुछ प्रावधान हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे राष्ट्रीय हित के किसी विषय पर अनुच्छेद 249 यह कहता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कानून की अवधि अधिक से अधिक 2 वर्ष हो सकती है। संकटकालीन घोषणा होने पर अनुच्छेद 250 यह बता रहा है कि संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायिनी शक्ति पर भारतीय संसद का अधिकार हो जाता है। इस घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद तक संसद द्वारा निर्मित कानून पूर्ववत चलते रहेंगे। अनुच्छेद 352 यह कह रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल यह प्रस्ताव पारित करके संसद से प्रार्थना करें कि संसद उनके लिए राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर कानून बनाए तो संसद को यह शक्ति प्राप्त हो जाएगी कि वह उस विषय पर कानून बना सके। अनुच्छेद 253 कह रहा है कि संघीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतया या हस्तक्षेप या व्यवस्था करने का अधिकार होगा। इस प्रकार इस स्थिति में भी संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के सभी अधिकार भारतीय संसद को प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 304 ख के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। उदाहरण के लिए वे विधेयक जिनके द्वारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से उस राज्य के अंदर या बाहर वाणिज्य या मेल जोल पर कोई प्रतिबंध लगाए जाने हों। अनुच्छेद 31 ग यह कहता है राज्य सूची के ही कुछ विषयों पर राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित विधेयक उस दशा में अमान्य होंगे यदि उन्हें राष्ट्रपति ने विचार के लिए रोक रखा हो और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो। अनुच्छेद 200 कहता है राज्यपाल किसी विधेयक के बारे में अपनी सहमति देने से इनकार कर सकता है और उसे राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है।
इन विवरणों से, इन बातों से यह स्पष्ट है कि भारत में साधारणतया संघीय संसद राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के कार्य क्षेत्र संविधान द्वारा विभाजित हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र का अतिक्रमण किया जा सकता है। के.वी. राव ने ठीक ही कहा है कि राज्य सूची में दिए गए विषय कितने महत्वहीन, कितने संदिग्ध और अस्पष्ट हैं। अमर नंदी ने लिखा है कि विशाल मूर्ति की भांति केंद्र ही सारे रंगमंच पर छाया रहता है। संविधान के 11वें भाग में, या यूँ कहें 11वें भाग के दूसरे अध्याय में, केंद्र व राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। यहाँ निम्न बिंदुओं का हम उल्लेख कुछ कर सकते हैं। जैसे राज्यों का दायित्व है कि वे संसद के कानूनों तथा राष्ट्रहित के तथा राष्ट्रपति के आदेशों को सत्यनिष्ठापूर्वक लागू करें। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है कि उन्हें अपनी कार्यकारी शक्ति का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। राष्ट्रपति राज्यों की सरकारों अथवा उसके पदाधिकारियों को अपने एजेंट के रूप में कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी सौंप सकता है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों का यह कर्तव्य है कि वे सभी सरकारी कृत्यों का आदर करें और देश के सभी न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों को लागू करें। राज्यों के बीच नदियों के पानी के प्रयोग, वितरण व उसके नियंत्रण के बारे में विवादों को संसद के कानून के अनुसार निपटाया जाएगा। संसद अपने कानून में ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे मामले को सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार से वंचित रखा जाए। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भी कर सकते हैं, जिसमें 3 तरह के विशेष कार्य होंगे। नंबर 1, राज्यों के बीच उठ खड़े होने वाले विवादों की जांच करना तथा उनके संबंध में सलाह देना। नंबर 2, उन विषयों पर विचार करना जिनमें राज्यों की एक समान दिलचस्पी हो। नंबर 3, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने हेतु कोई नीति बनाने या कार्य करने के संबंध में सिफारिश करना। संघ द्वारा राज्यों को नियंत्रित करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है अखिल भारतीय सेवाएं। यद्यपि राज्यों और केंद्र की पृथक सेवाएं और लोक सेवा आयोग हैं, फिर भी संविधान अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के लिए संघ को अधिकार देता है। संघ को इन सेवाओं के सदस्यों को राज्यों के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रखने का अधिकार होता है। राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और वे एक प्रकार से केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। उनके माध्यम से केंद्रीय सरकार राज्यों के शासन पर अंकुश रखती है। अतः हक्की और शर्मा की दलील है कि संघीय प्रशासनिक संबंधों की क्रिया के कारण राज्यों की स्वायत्तता में इतनी कमी आ गई है कि संघीय राज्य तंत्र के सहकारी स्वरूप पर आघात पहुंचा है। केंद्र राज्य संविधान में वित्तीय साधनों का बंटवारा संघ और राज्यों में कर दिया गया है। इनका भी वर्गीकरण किया गया है जो इस प्रकार है। संघ और राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन
कर दिया गया है और करों से प्राप्त आय का बंटवारा कर दिया जाता है। संघ सूची में वर्णित विषय केंद्र के राजस्व का निर्माण करते हैं, जैसे रेलवे का किराया, डाक व टेलीफोन की दरें, आयात शुल्क, निर्यात शुल्क आदि। राज्य सूची में वर्णित विषयों का राजस्व बनाते हैं, जैसे भूमि कर, भवन कर, भू राजस्व, बिक्री कर, मनोरंजन कर आदि। समवर्ती सूची के विषय में दोनों के राजस्व बनाते हैं। केंद्र आय कर लगाता है, उसे घटा या बढ़ाया जा सकता है तथा उसकी उगाही करता है, लेकिन उसमें से राज्यों को उसका अंश दिया जाता है वित्त आयोग के सुझाव पर। संघ सरकार, इतना ही नहीं, संघ सरकार अनुदान के रूप में राज्य सरकारों को सहायता भी प्रदान करती है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा को केंद्र जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क से प्रति वर्ष कुछ धन अनुदान के रूप में दिया करेगी। नंबर 2, बाढ़, भूकंप व सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता के लिए भी केंद्रीय सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है। नंबर 3, आदिम जातियों व कबीलों की उन्नति व उनके कल्याण की योजनाओं के लिए भी सहायक अनुदान दिया जाता है। नंबर 4 राज्यों को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए केंद्र राज्यों की वित्तीय सहायता कर सकता है। संघ सरकार द्वारा राज्यों को ऋण भी दी जाती है, जो भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। कोई भी राज्य पुराना ऋण बाकी रहने पर केंद्र की अनुमति के बिना नया ऋण नहीं ले सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से होता है। इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। यह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा जोखा रखता है तथा इसकी जांच करता है। वित्तीय संकट काल में राष्ट्रपति संविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित कर सकता है, जैसे सहायता अनुदान, संघ के करों की आय में बंटवारा आदि। संघ वित्तीय मामलों में राज्यों को आदेश भी दे सकती है। अतः केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासकीय तथा वित्तीय संबंधों के विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि राज्यों की अपेक्षा केंद्र की स्थिति बहुत सबल है। इसीलिए एक आलोचक केसी वेयर ने भारत को अर्धसंघ क्वासी फेडरल कहा। वस्तुतः संघीय व्यवस्था का मूल लक्षण है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। यह भारत में है, इसलिए भारत में संघात्मक है। केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संघीय व्यवस्था को भारतीय संविधान के आमूल ढांचे का अनिवार्य तत्व माना है। संविधान सभा में आलोचकों के तर्कों का खंडन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हमने कनाडा के संविधान के शब्द यूनियन को लिया है। हमारा संघ यूनियन है क्योंकि यह अनासवान है। अब हम लोग पार्ट बी फेडरलिज्म का ख़त्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट सी पढ़ेंगे, फेडरलिज्म का डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी। थैंक यू।